हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सुबह हो गई है, आपने बहुत मज़े कर लिए शाम को। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ MEG 1 के यूनिट नंबर 6। और आप अपने साथ पेन या पेंसिल ले लीजिए, पेज ले लीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं बताऊँगी उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मैं बता देती हूँ ताकि आप उसे रिलेट कर सके कि आप उसमें लिखोगे क्या मेनली। तो रोमांटिक पोइट्स की बात करूँगी इस पोइट्री में मैं मेनली इस वीडियो में। और रोमांटिक पोइट्स में कौन कौन है? रॉबर्ट बर्न है, ब्लेक है, कोलरिज है और वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, डिस्कस द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया आपको कि ये कहाँ से लिया गया है? विलियम ब्लेक की पोइट्री की बात करी गई है, उनकी पोइट्री का जो कलेक्शन है उसकी बात करी गई है, राइट। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो कैसे ह्यूमन की जो सोल होती हैं उसके दो फेसेस को शो करते हैं, उसके दो साइड्स को शो करते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग है वो तो यही है कि जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है वो क्या शो करता है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की जो पोइट्री है वो बात करती हैं फ्रीडम के बारे में, जॉय के बारे में और लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, कि उसकी जो चाइल्ड की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी हुई है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा फ्री है, जॉय कर रहा है, इंजॉय करता है चीज़ों को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, सॉन्ग ऑफ जो एक्सपीरियंस है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, इसमें जो ब्लेक है उन्होंने क्या किया, अपनी ही बात को ओवरटर्न करके क्या बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये जो जॉय है, हैप्पीनेस है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में ही होती है, लेकिन जब हम रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। रियलिटी में आके क्या हो जाता है, हार्शनेस आ जाती है, जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्श है, उसकी रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्श है। तो लोग उस चीज़ को दिखाया हुआ है कि एक तो इनोसेंस पर्सन है, लेकिन जब उसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो उसकी जो रियलिटी है उसे कुछ और दिखती है। और उन्होंने बोला है कि ये जो दोनों ही सेक्शंस हैं, ये दो पोइट्री के जो सेक्शन हैं अलग अलग, दोनों में जो जो पोइट्री हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पैरेलल करती हैं या फिर एक ही जैसे थीम्स को रेज करती हैं। हम बोल सकते हैं कि जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों सेक्शन है या फिर अलग अलग कलेक्शन है, वो क्या है, एक ही कॉइन के दो साइड्स बोल सकते हैं हम। क्यों बोल सकते हैं? जैसे कि अगर आपने देखा कि लैम्प जो पोइट्री है वो किस में है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है, और जो टाइगर है वो किस में है, वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है। तो जो लैम्प है वो बहुत ज़्यादा मीक एंड माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ टाइगर की, तो टाइगर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है, डेंजरस होता है। तो क्या दिखा रहा है, लैम्प जो है वो इनोसेंस को शो कर रहा है, जो टाइगर है वो एक्सपीरियंस को, हार्शनेस को शो कर रहा है। इसी तरीके से आगे भी जैसे अ डिवाइन इमेज और द डिवाइन इमेज, दो पोइट्री है, दोनों अलग अलग में है, बस आ और द ये अलग अलग वर्ड उसमें यूज़ कर रखे हैं। तो ये आपने इसमें देखा होगा पोइट्री में, आप इसमें कोई भी पोइट्री लेके इसको शो कर सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की कोई पोइट्री, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की, अदरवाइज आप टोटल एज अ होल भी से कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म के आपको कुछ मेन फीचर्स बताने हैं, वो भी किस बेस पे, जो कि आपकी रोमांटिक पोइट की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उनके बेस पे। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म क्या है, पहली बात तो यही समझने वाली होती है कि जो रोमांटिसिज्म है वो जो उससे पहले की एज थी, मतलब कि जो मैंने कल रात को वीडियो डाली थी उसमें आपने क्या देखा कि न्यू क्लासिकल एज की बात हो रही थी, रीज़न की बात हो रही थी। ठीक है, रीज़न जो है वो सुप्रीम है। उन्होंने बोला जैसे कि पोप की जो पोइट्री है उन्होंने फोकस किया कि पोइट्री बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, राइम हो चाहे डिक्शन हो, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन वही रोमांटिसिज्म ने क्या कहा, ये बिल्कुल ही उसके अपोजिट थी। इसने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके लिए जो पहले के ट्रेडिशन चले आ रहे थे, लिटरेरी ट्रेडिशन जैसे कि पोइट्री, डिक्शन, ये सब, इन्होंने उन सब चीज़ों को हटा दिया, जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें थी उनको हटा दिया। उनको हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी एक नई तरीके की इमेजिनेशन को बिल्डअप किया कि हम अलग तरीके से पोइट्री लिखेंगे, इस पीरियड के लोग अलग तरीके से पोइट्री लिखेंगे। पोइट्री कैसी होगी, इमेजिनेशन पर बेस होगी। इन्होंने क्या बोला कि जो इमेजिनेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इमेजिनेशन के बेस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। इमेजिनेशन जो है वो उसकी सुप्रीम फैकल्टी बोल सकते हैं किसी भी माइंड की, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना ही खूबसूरत आप लिख सकते हो। ठीक है, रीज़न के बेस पे आप क्या लिख दोगे, रीज़न अगर आप हर जगह ढूंढोगे कि लॉजिक क्या बोलता है, साइंस क्या बोलता है, तो आपकी जो पोइट्री है वो इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं होगी। वहीं अगर आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हो, मेटाफर यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या हुआ, वो आपकी पोइट्री को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्ट करेगा।
और रोमांटिसिज्म में क्या था, रोमांटिसिज्म को आगे भी ऐसे डिफाइन कर रखा है कि जो इमेजिनेशन है वो ऊपर होगा, इमेजिनेशन जो है वो प्राइमरी सोर्स होगा। इसमें लोगों की फीलिंग्स को शो किया गया था, इसमें कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने बोला कि वो लिखते हैं किसके लिए, कॉमन पर्सन के लिए लिखते हैं, कॉमन पीपल के लिए लिखते हैं, और उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, वो भी एकदम नॉर्मल होती है, बिल्कुल डेली यूज़ जो हम करते हैं उस तरीके की लैंग्वेज होती है। कोल्ड्रिच ने भी यही बोला कि इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन इमेजिनेशन को रीज़न के साथ हमें मिक्स कर देना चाहिए। तो जो कॉम्बिनेशन है अपोजिट पोल को जो मिक्स करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा फेबुलस पोइट्री को बिल्डअप करता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि जो अर्ली इमिटेशंस हैं रोमांटिसिज्म के, जो कि आप रॉबर्ट बर्न्स की पोइट्री में देख सकते हो, तो आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने रॉबर्ट बर्न की पोइट्री में देखी हैं जो कि इमिटेशन को शो करती है। ठीक है, अब इमिटेशन क्या होता है पहले तो हम ये देख रहे थे। तो इमिटेशन होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करना, और इन्होंने क्या बोला है, रोमांटिसिज्म को। तो रोमांटिसिज्म की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो कि रॉबर्ट बर्न की पोइट्री में देखने को मिलती हैं। तो रॉबर्ट बर्न्स की जो पोइट्री है, जैसे कि रॉबर्ट जो बर्न्स थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रोमांटिक पोइट। वो हालांकि अलग एज के थे, जैसे रोमांटिसिज्म में भी 2 अर्ली और जैसे यंग और ओल्ड जो अलग अलग कैटेगरी में डाल दिए गए थे, जैसे कि कोल्ड्रिच और जो वर्ड्सवर्थ हैं वो ओल्डर जनरेशन में आते थे, एंड यंगर जनरेशन में ये ब्लेक है, बर्न है, इस तरीके के पोइट आते थे। तो बर्न की पोइट्री में क्या देखने को मिलता है, इनकी पोइट्री में भी रोमांटिक के वही फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें वर्ड्सवर्थ में भी मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बोला, यूज़ ऑफ कॉमन पीपल, कि कॉमन पीपल की लाइफ को यूज़ करो एज अ थीम, उनकी सिचुएशन को यूज़ करो एज अ थीम। इन्होंने किस चीज़ पर स्ट्रेस किया कि जो नॉर्मल पर्सन की लाइफ है, थॉट्स हैं, उन सबको शो करना चाहिए। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल ही रियल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो कि कॉमन पर्सन यूज़ करता है, कॉमन मैन यूज़ करता है। इन्होंने उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया जो कि हम्बल पर्सन की लाइफ से रिलेट करती थी, और जितने भी ऑप्रेस्ड पर्सन थे, ऑप्रेस्ड सोसाइटी थी, उन सब के लिए अपनी पोइट्री में सिंपैथी को शो किया। तो ये इसमें आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है फॉर विलियम ब्लेक चाइल्डहुड इज बोथ। अब विलियम ब्लेक की बात हुई है, मतलब कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। बोल रखा है कि जो चाइल्डहुड है वो 2 है, मतलब दोनों ही चीज़ है, इटसेल्फ भी है और एक सिंबल है ह्यूमन सोल का, स्टेट ऑफ सोल का, जो कि मैच्योरिटी में भी एग्जिस्ट करता है। और ये मॉरिस का एक क्रिटिसिज्म है, उसके लाइट में आपको इसका आंसर देना है। तो ब्लेक की जो पोइट्री है, जैसे कि आप इसमें सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की बात करेंगे, तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में क्या है, ऑल्दो वो दिखाता है उसकी लाइफ को, जैसे कि जो क्राइस्ट थे वो स्टैंड करते हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के लिए, ठीक है, और जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है वो एग्जिस्ट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है उस टाइम की जो सोसाइटी, जो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी हो गई थी उस टाइम पे, टायरनी हो रही थी सोसाइटी में, तो उन सब चीज़ों को। अब जब इनोसेंस है, चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड ऑब्वियसली अपने आप को सिम्बलाइज करता है, जो पर्सन है वो मीक एंड माइल्ड होता है, बट स्टिल वो ह्यूमन सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या वो ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैच्योरिटी में भी एग्जिस्ट करती है, इवन दो अगर आप मैच्योर है बट स्टिल आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो इनोसेंस होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बैनिश हो जाए एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, द प्रिल्यूड की। द प्रिल्यूड क्या है, वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोइट्री है, एपिक पोएम है। तो आपको यही बताना है, जैसे इसमें आपको बोला था कि आपको इसके ऊपर कमेंट करना है, कोई कुछ भी, ये बिल्कुल ही बाउंड क्वेश्चन नहीं था कि आपको यही लिखना है, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो प्रिल्यूड से रिलेटेड। तो आप इसमें बता दीजिए कि जो प्रिल्यूड है वो एक एपिक है। हालांकि एपिक जो होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें किसी भी हीरोइक पर्सन के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम तो है, हीरोइक पर्सन लेकिन जो है वो कौन है, वो खुद पोएट है। आप इसमें पोएट के बारे में बता सकते हैं कि पोएट ने क्या क्या अपने बचपन में किया था, अपने चाइल्डहुड में ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने करी थी जो कि अब बड़े होने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगती है। प्लस आप इसमें मीटर और डिक्शन बता सकते हो कि इसमें अनराइम्ड लाइन्स हैं, इसमें कोई भी राइम नहीं है, फ्री हैंडेड है। तो आप ये सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6 में बोला गया है द पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है, लाइज इन द अपेरेंटली डिटेक्टिंग अस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। अब बोला गया है रोमांटिसिज्म की जो असली क्वालिटी है वो कहाँ है, वो हमें हमारी रियलिटी से अलग कर देती है, ठीक है, और वो हमें कहाँ रिस्टोर कर रही है, रियलिटी एट अ हायर पॉइंट। और किसके रेफरेंस में हमें बताना है, रोमांटिसिज्म जो आया था, रिवाइवल हुआ था इंग्लैंड में, उसके रेफरेंस में बताना है। तो रोमांटिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म जैसे कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले ही कि जो रोमांटिसिज्म था वो न्यू क्लासिकल एज से अलग था। तो जब लोग न्यू क्लासिकल एज में थे वो रीजन्स पे फोकस करते थे, लॉजिक्स पर फोकस करते थे, परफेक्शन पर फोकस करते थे, लेकिन रोमांटिसिज्म ने क्या किया, हमें वहाँ से खींच लिया, ठीक है। अब जब हमें वहाँ से निकाल लिया गया
एज अ सोसाइटी हम उससे मूव ऑन हुए, तो हमें कहाँ लेके गए रोमांटिसिज्म, हमें उसने नेचर के करीब कर दिया, क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि रोमांटिसिज्म, रोमांटिक्स के लिए क्या था, जो पोइट रोमांटिक थे उनके लिए नेचर ही सब कुछ था। नेचर के साथ इंसान को कनेक्ट होना चाहिए, पर्सन को उसके साथ कनेक्शन फील होना चाहिए, नेचर आपको इंस्पिरेशन भी देगा, वो आपको आगे बिल्डअप भी करेगा। तो यही बता रखा है कि वो आपको कहीं एक ऐसी सोसाइटी से निकालता है जो पहले चल रही थी और आपको रिस्टोर करता है हायर लेवल पॉइंट पे, जो कि रियलिटी है। रियलिटी क्या है? नेचर है रियलिटी। और रोमांटिक रिवाइवल तो आपको पता ही है कि कैसे आया था। 1798 में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया था, और कभी कभी बोला जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ के ऊपर आपको क्रिटिक लिखना था, क्रिटिसाइज करना नहीं था, इसमें आपको क्रिटिक लिखना था। मतलब कि आपको वर्ड्सवर्थ के ऊपर ऐसे लिखना है मेनली। तो वर्ड्सवर्थ के ऊपर आप कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपको पता है, उनकी पोइट्री, उनका वर्क, उनकी आर्ट, रोमांटिसिज्म को कनेक्ट कर दीजिए कि उन्होंने क्या क्या बोला है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो उनका वर्क है वो ह्यूमन के लिए होता है, मतलब नॉर्मल कॉमन पर्सन के लिए होता है। रूरल की जो रस्टिक लाइफ है वो उसको यूज़ करते हैं। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो पोइट्री होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना चाहिए फीलिंग्स का, ट्रैंक्विलिटी का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको क्या करना है, प्रील्यूड के ऊपर एनालाइज करना है, क्रिटिकल एनालाइज प्रील्यूड की, इसमें आपको समरी लिख देनी है। अब बुक 1 में क्या हो रखा है, मेनली आपको पता है कि जो पोइट है वो अपने आप को बताते हैं, मतलब कि जो वर्ड्सवर्थ है वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे वो क्या करते थे। वो बोट चुरा के बोटिंग करते थे, या फिर वो किसी बीच में जाते थे, मतलब जो पानी था, लेक था, उसमें चले जाते थे, कभी किसी को परेशान करते थे, स्टीलिंग करते थे, जो एग होते हैं, जो नेस्ट में एग होते थे वो उनको स्टील कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनकी बुक नंबर 1 में इंक्लूड कर रखी है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको कमेंट करना है कि जो डिजेक्शन एंड ओड है, रोमांटिक पोइट्री है, उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रोमांटिसिज्म को शो करते हैं। अब आपको ये तो पता चली गया कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। अब आपको इसी क्या क्या पता है कि रोमांटिसिज्म की कौन कौन सी क्वालिटीज़ पोइट्री में देखने को मिलती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें जो रिवाइवल था वो बहुत तरीके से दिखाया गया है। रोमांटिक रिवाइवल जो होता है, मतलब कि जो रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था वो कैसे, जैसे कि इमोशनल है। डिजेक्शन आपने पढ़ी है तो आपने देखा डिजेक्शन एंड ओड कितनी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पसंद थी मुझे ये पोइट्री, और अभी भी पसंद है। कुछ ऐसी पोइट्री जो बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप उसे बार बार पढ़ोगे तभी भी पसंद आती है वो। इसमें पैशनेट फीलिंग है, इंटेंसिटी है एक्सपीरियंस की, ठीक है, एक्सप्रेशन भी है। इसमें सिलेक्शन ऑफ इमेजेस है, लिरिकल फ्लो है, इवन जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी अरेंजमेंट को शो करता है। और रोमांटिसिज्म में मेन क्या था कि जो थीम होती थी वो क्या होती थी, ह्यूमन माइंड को शो करती थी, इंपॉर्टेंस दे रखी थी ह्यूमन माइंड को। तो वो आपने इसमें देखा ही हुआ है, इसमें उसने अपने आप को शो कर रखा है कि उसका जो मूड है वो कैसा है, डिजेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, फिर डिजेक्शन में है, उसे पेन हो रहा है, तो ये इसका थीम हो जाता है यहाँ पर। इसमें आपको सिंपली इस पोइट्री को एनालाइज कर देना है, क्योंकि वो एक रोमांटिक पोइट्री है। तो जब आप उसे एनालाइज करोगे तो जितनी भी रोमांटिसिज्म की क्वालिटी है वो इसमें शो कर जाएंगी, दिख जाएंगी अपने आप ही। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें आपको जस्टिफाई करना है प्रील्यूड एज ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, मतलब कि पोइट के माइंड की ग्रोथ हो रही है, आपको ये जस्टिफाई करना है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है डेवलपमेंट, किस चीज़ का डेवलपमेंट, जो वर्ड्सवर्थ की फ़िलॉसफी थी नेचर से रिलेटेड, उनकी जो थ्योरीज थी पोइट्री की, उनको दिखा रखा है कि कैसे कैसे प्रील्यूड जब प्रोग्रेस करता है तो जो उनका माइंड है वो भी प्रोग्रेस करता है। उनकी जो फ़िलॉसफी है नेचर को लेके, वर्ल्ड को लेके, वो भी चेंज हो जाती है धीरे धीरे। इट टॉक्स अबाउट हाउ नेचर इम्पैक्ट योर माइंड, ठीक है, कि नेचर आपके माइंड को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, या फिर उसने कैसे पोइट के माइंड को इम्पैक्ट किया इतना कि वो बहुत ज़्यादा पोइटिक हो गया अपने आप ही। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोइट्री होती हैं लगभग वो अपनी रियल लाइफ को कनेक्ट करके लिख देते हैं। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोबायोग्राफी है, बल्कि एक पोइटिक सेल्फ और पोइटिक माइंड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ आरटीसी लिख दी है, और आरटीसी आपने देख लो कि प्रील्यूड से बार बार आ रखी हैं, और कुबला खान से मैंने जो देखी है वो एक बार आई है, लेकिन प्रील्यूड से कई बार रिपीट हो रखी है। मैंने आपके पास यहाँ पर लगा दिया है स्क्रीन पे। और लास्ट में मैंने ये कुछ 2-4 पोइट्री का नाम लिख दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रील्यूड है, कुबला खान है, टाइगर है, और चिमनी स्वीपर है। चिमनी स्वीपर इसमें हालांकि दी नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मे भी मुझे लगता है मुझे मिली नहीं होगी जब मैं इसे सर्च कर रही थी। तो ये तो था यहाँ की बात की क्वेश्चन। जो आपकी यूनिट नंबर 6 है उसमें क्या है, यूनिट नंबर 7 में जो भी होगा मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी बना के उसे भी।
और आज रात तक मेरा टारगेट है कि मैं MEG 1 को कंप्लीट कर दूं, ताकि कल से मैं नेक्स्ट MEG स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ी देर का, इतनी लंबी वीडियो तो होती नहीं है, तो आप फटाफट से एक भी अगर वीडियो देख रहे हो, थोड़ी देर मज़े कर रहे हो, तभी भी आपका 1 दिन में 2 दिन में एक MEG कंप्लीट हो जाए मेनली। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर।